Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan with a new topic, that is factors that affect rate of enzyme reactions या enzymatic actions. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास, दैट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आप चेंज करेंगे तो साथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी चेंज होगी, उसका रेट भी चेंज होगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन याद रखें हमेशा, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी रेट। रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये हुआ कि जब आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनेंगे। इसीलिए इसकी वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी दैट हैव बीन इंक्रीज्ड। तो देयरफॉर वी से दैट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब ये एक ख़ास हद तक के मतलब फ़र्ज़ कि आपके पास 100 एंजाइम्स हैं, तो सबस्ट्रेट आप जितना बढ़ाएंगे प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बनेंगे, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी तेज़ होगी, ठीक है। लेकिन 100 तक जब सबस्ट्रेट पहुंचा देते हैं, उसके बाद और इंक्रीज़ करोगे तो और एंजाइम्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो फिर आगे स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी मैं कुछ इस तरह यहाँ शो करूँगा, आपके पास अगर 100 एंजाइम हैं, ठीक है, एंजाइम्स, और सबस्ट्रेट आप ले रहे हैं 20 सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं, तो 100 में से सिर्फ 20 एंजाइम एक्शन कर सकेंगे, क्योंकि सबस्ट्रेट 20 हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे 20 प्रोडक्ट्स ही बनेंगे। इसी 100 के लिए अगर आप 50 लोगे तो फिर 50 प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसी के लिए अगर आप 100 लोगे तो 100 प्रोडक्ट्स बनेंगे। मतलब जितना आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स इतने बढ़ रहे हैं। अब 100 से और इंक्रीज़ करोगे तो और एंजाइम्स नहीं है फिर। यानी अगर ये 100 एंजाइम्स हैं और 150 लोगे तो फिर इन 150 में 100 ही पे अमल होगा, तो वही 100 बनेगा। इसी तरह अगर ये 200 कर दें तो इसमें सिर्फ 100 ही पे ये 100 एंजाइम एक्शन कर सकेंगे और वही 100 प्रोडक्ट्स ही बनेंगे। लिहाजा मतलब इसके कंसंट्रेशन, एंजाइम के कंसंट्रेशन तक पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, फिर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा और इंक्रीज नहीं आएगा। लिहाजा इसका ग्राफ जब हम शो करते हैं तो क्या होगा, एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना आप बढ़ाते हैं, साथ साथ इतना रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ रहा है एक ख़ास हद तक। यानी 100 तक आप पहुंच गए, उसके बाद ये स्टेबलाइज हो जाएगा और इंक्रीज़ नहीं आ रहा है। ये देखें ना, आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं लेकिन एंजाइम एक्शन में और इंक्रीज़ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पहले इंक्रीज़ आता है, फिर ग्राफ जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात हो गई। इसी तरह एंजाइम कंसंट्रेशन भी है, ये भी इसी तरह है, बस इसमें आप क्या करें, सबस्ट्रेट फिक्स कर दें, एंजाइम कंसंट्रेशन को चेंज करें तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी चेंज होगी। यानी यहाँ पे हम सबस्ट्रेट 100 ले रहे हैं फर्ज क्या, और एंजाइम चेंज कर रहे हैं। एंजाइम आपके पास फर्ज के 20 हैं, वही अगेन इन 100 में से 20 पे ये 20 एंजाइम एक्शन कर सकेंगे, तो 20 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर ये आपने 80 कर दिए 100 के लिए, तो अगेन इसके 80 सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बनेंगे। 100 कर दिया तो 100 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब इसके बाद और इंक्रीज करोगे, फिर उसके ये 200 कर दिया और एंजाइम 100 हैं, तो वही 100 प्रोडक्ट्स बनेंगे। यानी इसके बाद और इंक्रीज नहीं आएगा क्योंकि और सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो अगेन आपके पास इसका भी ग्राफ इसी तरह आएगा। पहले ग्राफ ऊपर जाएगा, जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं उसके बाद और जितना भी एंजाइम आप बढ़ाएंगे, एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये एंजाइम कंसंट्रेशन की बात हो गई। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है लेकिन एक खास हद तक। यानी फर्ज क्या, अप टू हम कहते हैं अप टू 40 और 45, तकरीबन यहाँ तक जब आप इंक्रीज करते हैं तो ईच कहते हैं ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज क्या करता है, इट डबल्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ये डबल कर देती है, ठीक है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, मतलब इंक्रीज आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि 45 से ऊपर अगर आप लेके जाओगे तो मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ख़तरनाक है। ये फिर क्या करते हैं, एंजाइम को डीनेचर करते हैं। इंतहाई हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, लिहाजा एक्टिव साइट बिगड़ जाता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ जो होगा, पहले ग्राफ ऊपर जाएगा,
एक ख़ास हद पे स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर एक एक एंजाइम डिनेचर होगा तो उसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी, लिहाजा एंजाइमेटिक एक्टिविटी का ग्राफ नीचे आता जाएगा। जब मतलब 60, 70, 80, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने पहुंचा दिया तो मुकम्मल सारे एंजाइम डिनेचर हो जाएंगे और एक्टिविटी मुकम्मल स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। अब यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, क्यों आ रहा है? टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इसके मूवमेंट तेज होते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और इसी तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी तेज होगी। लेकिन 45 से ऊपर फिर एंजाइम्स डिनेचर होंगे, एंजाइम्स ख़त्म होंगे और इसी तरह उसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। एक है हमारे पास पीएच वैल्यू। यहाँ पीएच का हम कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं लेते। पीएच हम इस तरह शो करते हैं कि हर एक एंजाइम के लिए अपना पीएच होता है। ईच एंजाइम हैव इट्स ओन पीएच वैल्यू। इस खास किस्म के पीएच वैल्यू को हम फिर कहते हैं ऑप्टिमम पीएच ऑफ दैट एंजाइम। यानी फर्ज क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह आपके पास क्या है, पेप्सिन एंजाइम है स्टमक में, तो स्टमक में ये देखें नीचे हम पीएच वैल्यू ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये पीएच है 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक। अब पेप्सिन एंजाइम के लिए हम लेंगे तो ये सिर्फ पेप्सिन का ग्राफ होगा। यहाँ हमने जनरल ये ग्राफ्स जनरल एंजाइम्स के बारे में है, ये सब सिर्फ पेप्सिन के लिए हम ले रहे हैं। पेप्सिन क्या होगा, पेप्सिन जब आप पीएच बढ़ाते हैं तो इसकी एक्टिविटी में इंक्रीज आएगा और इसी तरह 2 pH पे ये मैक्सिमम हो जाता है, 2 से और बढ़ाओगे तो फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी 1.5 से लेकर 1.6 तक ये रेंज इसके लिए बेहतरीन है। तकरीबन 2 तक इसका जो है ना ये इसके लिए ऑप्टिमम pH है। 2 पे इसका 2 से नीचे लाओगे तो भी एक्टिविटी कम हो रही है, 2 से बढ़ाओगे तो भी एक्टिविटी कम हो रही है। यानी 2 की तरफ आने और 2 से दूर जाने में फ़र्क है। 2 की तरफ आप आओगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, 2 से दूर जा रहे हो तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में कमी आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि पीएच वैल्यू के लिहाज से ऑप्टिमम पीएच वैल्यू वाली बात है कि हर एक एंजाइम जो है उसका अपना ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होता है। जिस तरह पेप्सिन का 1.5 to 1.6 या मैक्सिमम 2 तक पीएच वैल्यू होता है। इसके अलावा जो है ना सक्रेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, वो हाई 6, 7, 8 पीएच वैल्यू पे एक्शन कर सकते हैं। तो हर एक एंजाइम के लिए अपना पीएच वैल्यू है। पीएच चेंज करोगे तो उस एंजाइम की एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी। और इसके अलावा 5वां जो है इनहिबिटर्स, ये भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। इनहिबिटर क्या चीज़ है? दिस मे बी डिफाइंड एज द स्पेशल केमिकल्स, द केमिकल्स दैट inhibits the rate of enzyme action, या that inhibits the enzyme activity। कैसे? इनहिबिटर वो सब्सटेंस है जो आके एक्टिव साइट में इन हो जाता है, उसको बंद कर देता है, तो अपना सबस्ट्रेट इसका फिर इन नहीं हो सकता। ऐसे केमिकल्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दे उसको हम इनहिबिटर कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। अब ये इनहिबिटर 2 तरह के हैं, एक कम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कम्पिटिटिव कहलाता है। मैं डायग्रामेटिकली आपको शो करता हूँ। ये एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, ये इसका याद रखें ये इसका सबस्ट्रेट है फिर इसका, और ये इसका जो है ना इनहिबिटर है। यहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो है कि जिसमें इनहिबिटर, ये देखें ना, दिस इज इनहिबिटर I एंड दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट E। एंजाइम तो ये है, दिस इज सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर यहाँ पे क्या है, शेप के लिहाज से एक जैसे हैं, तो दोनों की इक्वल चांस है। ये सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट में हो सकता है और इनहिबिटर भी N हो सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, अगर सबस्ट्रेट N हो गया तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनहिबिटर N हो गया तो ये तो इसकी तरह है, इसके अंदर N तो हो जाएगा लेकिन अंदर कंपेटिबिलिटी, बॉन्डिंग, उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, इसका कैटालिसिस नहीं होगा, तो ये सिर्फ आके इस एक्टिव साइट को बंद कर देगा, इससे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तो इस एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है,
इनहेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इनहेबिटर क्या है, अब ये कम्पिटिटिव इनहेबिटर है। क्यों? ये एंजाइम के अपने ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में है। ये भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी जाने की कोशिश कर रहा है। जिसको चांस मिल गया वही होगा। अगर सबस्ट्रेट एन हो जाता है तो फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर इनहेबिटर एन हो गया तो इनहिबिशन काज हो जाएगा। तो ऐसा इनहेबिटर जो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है एक्टिव साइट के लिए, ये कम्पिटिटिव इनहेबिटर कहलाता है। एक है नॉन कम्पिटिटिव इनहेबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहेबिटर में क्या है, मैं फिर से एंजाइम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पर क्या है, ये एंजाइम है, लेकिन यहाँ मैं दो साइट्स शो कर रहा हूँ, एक एक्टिव साइट ये, और एक इसमें एक और साइट मैंने शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसका सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे इस केस में जो इनहेबिटर है वो इस तरह है, आई इनहेबिटर इस तरह। अगर आप देख ले तो इनहेबिटर सबस्ट्रेट की तरह भी नहीं है, और इसके साथ ये कंपीट भी नहीं करता एक्टिव साइट के लिए, बल्कि ये क्या करता है, दिस इनहेबिटर कम्स एंड इज अटैच्ड टू अ साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा एक साइट है इसमें। दिस साइट इज आल्सो कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट, यानी ये इनहेबिटर आके एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होता है। जो ही ये इसके ज़रे इसके साथ अटैच हो गया, ये देखे ना, अटैच हो गया, तो रिजल्ट में ये बाकी एंजाइम पे प्रेशर डालता है, इसकी शक्ल को बिगाड़ देता है। फिर इसके इसका ये एक्टिव साइट, अब ये इसका एक्टिव साइट है, इसके एक्टिव साइट और बाकी एंजाइम के शक्ल को इसने डिस्टॉर्ट कर दिया। तो अब ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में इन नहीं हो सकता। तो इस इनहेबिटर ने दूसरे साइड से आकर इसके एक्टिव साइट को इनहेबिट कर दिया, इसकी एक्टिविटी स्टॉप कर दी। तो अगेन ये फिर भी इनहेबिटर है, लेकिन ये इनहेबिटर इसके साथ कंपीट नहीं कर रहा टू एंटर द एक्टिव साइट, और ना ये इसकी तरह है, बल्कि इट कम्स एंड इज अटैच्ड टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो इसी वजह से ये नॉन कम्पिटिटिव है, ये इसके साथ कंपटीशन नहीं कर रहा, नॉन कम्पिटिटिव इनहेबिटर है। अब ये नॉन कम्पिटिटिव इनहेबिटर जो है ये दो तरह के हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। कम्पिटिटिव इनहेबिटर जितने भी हैं ये सारे रिवर्सिबल होंगे। These are reversible inhibitor। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दो टाइप्स फिर इसमें, यानी ये रिवर्सिबल टाइप के हैं, और नॉन कम्पिटिटिव फिर क्या है, ये रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल इनहिबिटर वो होता है जो अटैच हो गया और किसी वक्त के लिए टेम्परेरी अटैच हो गया, किसी वक्त के बाद फिर से डिटैच हो जाता है और एंजाइम अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर लेता है, तो ये रिवर्सिबल है, यानी वापस रिवर्स हो गया। इरिवर्सिबल वो इनहिबिटर है जो आके पक्का बाउंड बना देता है, हमेशा के लिए इसके एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। इरिवर्सिबल है, वापस रिवर्स नहीं हो सकता, तो फिर इसको इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। सो हियर इन दिस केस द इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनहिबिटर इज दैट वन इन विच द इनहिबिटर is attached by weak bonds, and can be detached, और इससे रिमूव किया जा सकता है, डिटैच किया जा सकता है, यानी एंजाइम वापस अपने एक्टिविटी पे आ सकता है। तो इसको रिवर्सिबल इनहिबिटर कहेंगे। इरिवर्सिबल वो होगा कि इसमें इनहिबिटर मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, एंड इज अटैच्ड टू द एंजाइम फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो ऐसे किस्म के इनहिबिटर को फिर इरिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी जिस तरह ये साइनाइड्स वगैरह हमारे पास तो हुए, फिर जो है ना वो कास कर लेते हैं। सो दैट इज़ इरिवर्सिबल। तो नॉन कम्पिटिटिव फिर रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। सो दिस इज़ अबाउट द 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और उसमें फिर इनहिबिटर और उसके टाइप्स भी आ गए। तो इसमें अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।